आइए हम मनोविज्ञान की परिभाषा को समझते हैं। इसमें एक उदाहरण लेते हैं। जब आपको किसी इंटरव्यू से पहले डर लगता है और आपके हाथ कांपने लगते हैं, तो मनोविज्ञान सिर्फ आपके डर यानी मन को नहीं देखता, वह यह भी देखता है कि डर की वजह से आप उस वक्त क्या सोच रहे हैं, यानी आप किस तरह का अनुभव कर रहे हैं और आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है, यानी आपका व्यवहार किस तरह का हो रहा है। इस प्रकार मनोविज्ञान की परिभाषा पहले इसे आत्मा और मन का विज्ञान माना जाता था, लेकिन अब यह मानव अनुभव, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इस प्रकार मनोविज्ञान के 3 मुख्य स्तंभ हुए: मानसिक प्रक्रिया, अनुभव और व्यवहार। आइए हम इनको एक एक करके बढ़िया से समझते हैं। इसमें मानसिक प्रक्रिया क्या है, इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, जिसमें सपने देखना। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका दिमाग पूरी तरह शांत नहीं होता। सोते समय सपने देखना भी एक मानसिक प्रक्रिया है, जिससे पता चलता है कि दिमाग नींद में भी जानकारी को प्रोसेस कर रहा है। एक और उदाहरण लेके चलते हैं, जिसमें गणित का हल करना। जब आप कोई मुश्किल गणित का सवाल हल कर रहे होते हैं, तो बाहर से देखने वाले को आप शांत लग सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग के अंदर पुरानी सीखी हुई ट्रिक्स को याद करने और नए फॉर्मूला लगाने की एक गहरी मानसिक प्रक्रिया चल रही होती है। इस प्रकार हम मानसिक प्रक्रिया को, यानी मानसिक प्रक्रिया हमारे दिमाग के अंदर चलने वाली गतिविधियां हैं, जैसे सोचना, याद रखना, किसी समस्या को हल करना या जानना। यह सीधे बाहर से दिखाई नहीं देता है। आइए हम इनके दूसरे स्तंभ को समझते हैं, जो कि अनुभव है। अनुभव के रूप में हम इसे और भी बेहतर तरीका से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक उदाहरण के रूप में, जिसमें भीड़ का अनुभव होता है। मान लीजिए आप तपती गर्मी में खचाखच भरी बस में सफ़र कर रहे हैं। यदि आप काम पर जा रहे हैं तो आपको वह भीड़ बहुत परेशान करने वाली और तनावपूर्ण लगेगी। एक और उदाहरण लेके चलते हैं, जिसमें अब मान लीजिए उसी गर्मी और उतनी ही भीड़ वाली बस में आप अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जा रहे हैं। अब आपको वह भीड़ या गर्मी उतनी बुरी नहीं लगेगी, बल्कि आप सफ़र का मज़ा ले पाएंगे। परिस्थितियाँ वही है, पर आपका अनुभव बदल गया। इस प्रकार अनुभव पूरी तरह से आंतरिक होते हैं। इन्हें बाहर से कोई दूसरा इंसान सीधे महसूस नहीं कर सकता। सिर्फ अनुभव करने वाले ही इसे जान सकते हैं। परिस्थितियां बदलने पर अनुभव बदल जाती है। आइए हम इसके तीसरे मुख्य स्तंभ को गौर करते हैं। तीसरे मुख्य स्तंभ के आधार पर हम ये देखेंगे कि किस तरह मानव प्रक्रिया काम। चलिए हम इसका तीसरा स्तंभ में है हमारा इसका व्यवहार। ठीक है, इसका एक उदाहरण लेके चलते हैं, जिसमें अचानक होने वाले व्यवहार को समझते हैं। अगर अचानक आपकी आंखों की तरफ कोई तेज रोशनी मारता है या कोई चीज फेंकने का नाटक करता है, तो आपकी पलकें अपने आप तुरंत झपक जाती है। यह एक त्वरित व्यवहार है। एक और उदाहरण लेके चलते हैं, जिसमें जटिल और आंतरिक व्यवहार को दिखाया गया है। यानी जब आप परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र देखते हैं, तो आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। भले ही यह बाहर से तुरंत न दिखे, लेकिन यह परीक्षा के डर के प्रति आपके शरीर का एक व्यवहार है। इस प्रकार व्यवहार हमारे द्वारा की जाने वाली वो क्रियाएं या रिस्पॉन्स है, जिन्हें बाहर से कोई भी व्यक्ति साफ तौर पर देख सकता है और उसे माप सकता है। यह साधारण भी हो सकता है और जटिल भी। इस प्रकार व्यवहार को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में बांटने के लिए एक होता है हमारा होता है प्रकट व्यवहार,
और एक होता है अप्रकट व्यवहार, जिसमें एक उदाहरण लेके चलते हैं। जब आप शतरंज खेल रहे होते हैं और विरोधी खिलाड़ी एक बहुत बड़ी चाल चलता है, तब आप बाहर से बिल्कुल शांत बैठे अपनी गोटी चलते हैं। यह एक प्रकट व्यवहार है, लेकिन उसी समय आपके दिमाग में गहरी रणनीति चल रही होती है और डर के मारे आपकी मांसपेशियों में तनाव आ जाता है। यह एक अप्रकट व्यवहार है। आइए हम इसके एक और टॉपिक पे समझते हैं, जिसे कहते हैं उद्दीपक और अनुक्रिया। इसे हम एक उदाहरण के साथ देखते हैं, जैसे बाघ या खतरे का सामना। मान लीजिए आप जंगल में घूम रहे हैं और अचानक आपके सामने एक बाघ आ जाता है। यहाँ बाघ का दिखना एक उद्दीपक है। इसे देखते ही आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है और आप वहाँ से भागने लगते हैं। यह भागना आपकी अनुक्रिया है। आइए अब हम मनोविज्ञान के आधुनिक इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारा मनोविज्ञान किस तरह से इतिहास के रूप में देखा जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान को समझने के लिए एक उदाहरण लेके चलते हैं, जिसमें प्रयोगशाला की शुरुआत हुई। इसमें ठीक वैसे ही जैसे पहले जड़ी बूटियों का ज्ञान केवल दादा दादी की कहानियों में होता था, लेकिन जब पहली बार वैज्ञानिकों ने लैब बनाकर दवाओं पर रिसर्च शुरू की, तो वह आधुनिक मेडिकल साइंस बन गया। 1889 में पहली लैब बनाने के बाद ही मनोविज्ञान भी एक मान्यता प्राप्त विज्ञान बन सका। ठीक है, इस प्रकार मनोविज्ञान एक बहुत पुराना विषय है, लेकिन इसे एक आधुनिक विज्ञान का दर्जा तब मिला जब 1889 में विल्हेम वुड ने लिप्जिंग, जर्मनी में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। आइए अब हम समझते हैं भारत में आधुनिक मनोविज्ञान का इतिहास कैसा है। एक उदाहरण लेके चलते हैं, जिसमें ठीक वैसे ही जैसे भारत में योग और आयुर्वेद सदियों पुराने हैं, लेकिन जब पहली बार डॉक्टरों ने भारत में आधुनिक मेडिकल कॉलेज खोले, तो वह वैज्ञानिक चिकित्सा का इतिहास बना। इसी तरह 1915 में पहली बार मनोविज्ञान का आधुनिक सिलेबस भारत की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाने लगा। इस प्रकार हम समझते हैं कि भारत में दिमागी और मानसिक प्रक्रियाओं का बहुत पुराना दार्शनिक इतिहास रहा है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक मनोविज्ञान की शुरुआत 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में हुई। डॉक्टर एन सेनगुप्ता और प्रो जी बोस ने भारत में इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया। आइए हम और भी इन्हें अंदर की गहराइयों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक है दुर्गानंद सिन्हा। प्रोफेसर दुर्गानंद सिन्हा ने भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के सफ़र को 4 चरणों में बांटा है। यानी भारत के मनोविज्ञान का विकास के चरणों को हम लोग अब समझते हैं, जिसमें पहला चरण जब प्रयोगशाला में परीक्षण हो रहा था। ये कब हुआ? आज़ादी से पहले का समय, जब भारत में पश्चिमी देशों के तरफ से सिर्फ लैब टेस्ट और थियरी पर ध्यान दिया जाता था, जैसे लैब में बैठकर लोगों की याददाश्त या ध्यान लगाने की क्षमता को मापना। इसका दूसरा चरण शुरुआत होता है शाखाओं का विस्तार 1960 तक में। इस समय मनोविज्ञान को भारत की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग विषयों के रूप में पहचान मिलने लगी। ठीक है, अब इसका तीसरा चरण शुरू होता है जब समस्या केंद्रित अनुसंधान किया जाने लगा। इसमें भारत के मनोवैज्ञानिकों को लगा कि केवल विदेशी थ्योरी भारत के लोगों पर लागू नहीं की जा सकती। उन्होंने भारत की समस्याओं पर काम करना शुरू किया, जैसे भारत में गरीबी कैसी है,
उनमें जातिवाद क्या है, ग्रामीण विकास से लोगों की मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, इन सभी बातों पर रिसर्च शुरू किया। चौथा चरण शुरू होता है जब स्वदेशी मनोविज्ञान 1970 के बाद शुरू किया गया। इसमें विदेशी ढांचों को छोड़कर भारतीय संस्कृति, प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, भगवद गीता और यहाँ के रहन सहन के आधार पर इंसानी व्यवहार को समझना शुरू किया गया। उदाहरण के लिए मानसिक शांति और तनाव दूर करने के लिए पश्चिमी दबाव के बजाय योग और ध्यान के मनोवैज्ञानिक फायदों पर रिसर्च करना शुरू किया गया। आइए हम मनोविज्ञान के व्यवहारिक उपयोग को समझते हैं, जिसमें एक उदाहरण जैसे बड़ी कंपनियां जैसे टाटा या रिलायंस में नए कर्मचारियों को चुनने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट लेती है। वही विज्ञापन कंपनियां यह समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों की मदद लेती है कि लोग किस तरह के रंगों या गानों को देखकर सामान खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं। इस प्रकार आज मनोविज्ञान सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि क्लिनिक, कंपनियों के HR विभाग, विज्ञापन और खेल के मैदानों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। आइए अब हम लोग मनोविज्ञान के रूप को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें मनोविज्ञान किस तरह से काम कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में। इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। जब कोई डॉक्टर या वैज्ञानिक यह जानना चाहता है कि किसी इंसान को गुस्सा या डर क्यों आता है, तो वे उसके दिमाग का fMRI स्कैन करते हैं। स्कैन में साफ दिख जाता है कि गुस्सा आने पर दिमाग का कौन सा हिस्सा ज़्यादा सक्रिय हो रहा है। यह विज्ञान की तरह सटीक डेटा पर काम करता है। इस प्रकार इस धारा में मनोविज्ञान इंसानी व्यवहार को समझने के लिए भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के तरीकों का उपयोग करता है। यह कंप्यूटर और मस्तिष्क की स्कैनिंग तकनीकों जैसे fMRI, EEG पर निर्भर करता है। एक और उदाहरण लेके चलते हैं, जिसमें नींद और याददाश्त का संबंध को जानने की कोशिश करेंगे। एक वैज्ञानिकों ने यह अनुमान यानी परिकल्पना किया कि जो छात्र रात में 8 घंटे सोते हैं, उनकी याददाश्त 4 घंटे सोने वाले से बेहतर होती है। इसे साबित करने के लिए वह 50 छात्रों को लैब में बुलाकर उन पर टेस्ट करता है और डेटा इकट्ठा करता है। यह पूरी तरह से एक वैज्ञानिक और गणितीय तरीका है। इस प्रकार यह दृष्टिकोण मानता है कि इंसान का व्यवहार कुछ निश्चित वैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों पर काम करता है। इसमें वैज्ञानिक पहले से परिकल्पना यानी पहले से वह कुछ अनुमान लगाता है और उसे बनाता है, फिर प्रयोग करके डेटा जुटाता है ताकि व्यवहार की सटीक कारणों का पता लगा सके। आइए अब हम मनोविज्ञान के सामाजिक विज्ञान के रूप को समझते हैं। इसे हम एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे भारत में बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना सम्मान का प्रतीक माना जाता है, जिससे व्यक्तियों को खुशी और शांति का अनुभव होता है। वहीं पश्चिमी देशों में जैसे अमेरिका में लोग हाथ मिलाकर या गले लगकर अपना सम्मान दिखाते हैं। इंसान का व्यवहार उसकी संस्कृति और समाज से तय हो रहा है, किसी न्यूरोलॉजिकल स्कैन से नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस धारा के तहत मनोविज्ञान यह देखता है
कि इंसान समाज, संस्कृति और अपने आसपास के लोगों के बीच रहकर कैसा व्यवहार करता है। यह केवल जैविक नहीं बल्कि सामाजिक संदर्भ पर निर्भर करता है। आइए हम इसके कुछ और उदाहरणों को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि ये किस प्रकार काम कर रहा है। एक उदाहरण, जैसे मुसीबत में एकजुटता। जब किसी इलाके में भूकंप या कोरोना जैसी महामारी आती है, यानी सामाजिक संकट आता है, तो लोग अपनी पुरानी दुश्मनी या आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आते हैं। मनोविज्ञान का सामाजिक पहलू इसी बात का अध्ययन करता है कि इंसान संकट के समय समाज में कैसे तालमेल बिठाता है और एक दूसरे का साथ देता है। इस प्रकार यह मानता है कि इंसान सिर्फ जैविक मशीन नहीं है, बल्कि वह समाज और संस्कृति से जुड़ा एक सामाजिक प्राणी है। उसका व्यवहार इस बात से तय होता है कि वह किस माहौल में पला बढ़ा है। अब हम समझते हैं कि मानव और उसके व्यवहार के किस तरह का मानव और के व्यवहार में मन और व्यवहार का संबंध किस प्रकार का है। आइए अब हम इसे गहन चर्चा के साथ हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मन और मस्तिष्क के अंतर को सबसे पहले हम समझते हैं। जैसे एक उदाहरण लेके चलते हैं। इसमें मस्तिष्क आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर जैसे स्कैन, प्रोसेसर, बैटरी की तरह है। मस्तिष्क हमारा क्या है? एक मोबाइल फोन के हार्डवेयर की तरह है, जिसे आप छू सकते हैं। वहीं मन उसे फोन में चलने वाले सॉफ्टवेयर या एप्स जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की तरह है। ऐप को आप छू नहीं सकते, लेकिन फोन के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार पहले वैज्ञानिक मन को नहीं मानते थे, क्योंकि दिमाग की तरह मन का कोई शारीरिक संरचना नहीं थी। लेकिन आधुनिक विज्ञान मानता है कि मन और मस्तिष्क एक दूसरे से जुड़ा है। आगे हम देखते हैं एक अंधदृष्टि या अनजान दृष्टि किस तरह से काम करती है। एक उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी आंखों की रोशनी यानी चेतना खो चुका है। जब उसके सामने एक खाली गलियारे में एक कुर्सी रख दी जाए और उसे चलने को कहा जाए, तो वह बिना किसी मदद के उस कुर्सी से बचकर बगल से निकल जाएगा। उसका चेतना मन नहीं देख रहा है, लेकिन उसकी अचेतन मस्तिष्क रास्ते को भांप लेता है। इस प्रकार न्यूरोसर्जरी के कुछ मामलों में देखा गया है कि जिन मरीजों के मस्तिष्क का देखने वाला हिस्सा हटा दिया गया था, वे तकनीकी रूप से अंधे थे, फिर भी वे अपने सामने रखी चीजों या संकेतों को सही पहचान लेते थे। आइए हम दूसरे टॉपिक पे समझते हैं। जैसे चोट के बाद प्रतिभा और उसका व्यवहार का बदलना। आइए हम इसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। उदाहरण, जैसे दुनिया में ऐसे कई वास्तविक मामले हैं जहां किसी व्यक्ति को सिर पर गहरी चोट लगी या स्ट्रोक आया और ठीक होने के बाद वह अचानक एक बेहतरीन पेंटर, संगीतकार या गणितज्ञ बन गया। भले ही वो चोट से पहले उसने कभी कला सीखी ही न हो। इसे विज्ञान में एक्सीडेंटल सावंत सिंड्रोम कहते हैं। इस प्रकार एक मोटरसाइकिल दुर्घटना जिससे व्यक्ति के दाहिने मस्तिष्क में चोट लगी,
जब वह ठीक होकर घर वापस लौटा तो चोट के बाद उसकी प्रतिभा या व्यवहार बदल चुकी थी, जिसमें व्यक्ति के कलात्मक क्षमताएं और रुचि पूरी तरह बदल चुकी थी। आइए हम एक और टॉपिक पे गौर करते हैं, जिसमें हमें ये देखना है कि मनोतंत्रिका प्रतिरक्षा विज्ञान किस तरह काम करता है। आइए हम इसे एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। जब आप बोर्ड परीक्षा या किसी बड़े इंटरव्यू के कारण बहुत अधिक तनाव या डर में होते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आपको बहुत जल्दी सर्दी खांसी हो जाती है या पेट खराब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानसिक तनाव हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देती है। इस प्रकार यह विज्ञान की वह नई शाखा है जो यह बताती है कि हमारा विचार, हमारी मानसिक स्थिति और सीधे हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है।